अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है लीव्स ऑफ ग्रास बाय वाल्ट वाइटमैन। ये एक पोइट्री की कलेक्शन है जिसको द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो आया था 4 जुलाई 1855 और इसमें इंक्लूड थी 12 पोएम्स। जो इसका ऑथर है वाल्ट वाइटमैन पोइट है या ऑथर है, उसने मुख्तलिफ़ तरह से उसके एक न्यूली उसको प्रेजेंट किया। हर बार उसका एडिशन दोबारा से आता रहा। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड की और दोबारा से उसको रीन्यू किया हर बार। तो उसका जो सेकंड एडिशन है वो फिर आया था 1856 में विद 20 न्यू पोएम्स, जिसमें 20 न्यू पोएम्स जो हैं वो इंक्लूड थी। 1860 में उसका थर्ड एडिशन आया जिसमें टोटल 124 न्यू पोएम्स थी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एडिशन आता है जो कि द डेथ बेड कहलाता है और ये 1891 टू 1892 के दौरान आया। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उस में बात किस चीज़ की गई है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हमारे पास एडिशन है जो उसमें डेमोक्रेसी के मुतालिक बात की गई है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है उसमें मेमोरीज़ ऑफ अब्राहम लिंकन है, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो है प्राउड म्यूज़िक ऑफ द स्टॉर्म, हिस्पर ऑफ हेवनली डेथ। ये हमारे पास आ जाते हैं कि जिन पे इन पार्ट्स में ये पार्ट्स जिन पे बेस करते हैं। फोर्थ पार्ट है वो आ जाता है फ्रॉम नून टू द स्टेरी नाइट और आ जाता है सॉन्ग ऑफ पार्टिंग। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे कि ये जो पोइट्री है वो बेस करती है, जो चारों पार्ट्स हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसमें जो मेजर थीम्स थे इनकी जो पोइट्री में थे, इन्होंने अपनी जो पोइट्री में मेजर थीम्स यूज़ किए थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो थीम है वो आ जाता है लव का, फिर डेमोक्रेसी आता है, रिलीजन, साइंस, लाइफ, डेथ, सेक्सुअलिटी। ये सारी चीज़ें थी इन थीम्स की वजह से इनके जो पोइट्री है उसको फेम मिला। इनके जब ये ज़िंदा थे तो इनकी जो सेक्सुअलिटी के बारे में इनकी जो पोएम्स थी उनको पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आफ्टर डेथ इनके जो पोइट्री थी उसको बहुत ज़्यादा फेम मिला और उसको पब्लिश भी करवाया गया और आज तक भी वो फेमस हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इमेजरी इन्होंने कौन कौन से यूज़ किया है। जैसा कि हमने टाइटल भी देखा है कि इसमें लीव्स का जिक्र हुआ है, तो जो लीव्स हैं वो भी एक किस्म के यहाँ पे जो आ जाता है इमेजरी। उसके बाद ग्रास है तो वो भी इमेजरी के तौर पे यूज़ की गई है। उसके बाद सी आ जाता है, बर्ड, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ एंड ट्री। ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं, एक इमेजरी के तौर पे हमें दिखाई गई है अपने सेक्शंस में, अपनी जो पोएम की कलेक्शन है उनमें। हमारे पास जो ओपनिंग सेक्शन स्टार्ट होता है द इंस्क्रिप्शंस, जो कि एक जो रीडर है उसको एक ओवरव्यू देता है, जो वाल्ट वाइटमैन का था। जो वाल्ट वाइटमैन है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वन सेल्फ को। वो ना कि सिर्फ वाइट मैंस की अपनी सेल्फ है, बल्कि वो जो रीडर है उसकी भी सेल्फ हो सकती है एज अ हीरो। उसके अलावा जो एक नेशन है उसकी भी सेल्फ हो सकती है। ये उस पे लिखी गई है जिसकी भी एक सेल्फ है, एक ज़ात है, तो ये उस सेल्फ के बारे में बात करती है या बताती है। उसके बाद इसमें भी बात की गई है पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल नेचर के बारे में और मुख्तलिफ़ आइडियाज़ के बारे में जो कि उन्होंने एलेबोरेट किए हैं अपने इस पोइट्री में। उसके बाद आ जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम पवन नक इन इज़ अ काइंड ऑफ रोड मैप फॉर द लिटरेरी वर्क अहेड। इन्होंने अपनी जो जर्नी है उसको डिस्कस किया है इस पार्ट में। इसके जो बिगिनिंग है वो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। उसके बाद पोइटिक जो इंस्पिरेशन है एज अ बॉय ऑन लॉन्ग आइसलैंड न्यूयॉर्क। जो वाइटमैन है, वाल्ट वाइटमैन है, उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसको इसमें डिस्कस किया और एक जो पूरा रोड मैप है उसको एक सोल के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है अपने रीडर से। उसके बाद आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। ये भी एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी एक तरह के सेलिब्रेशन है एक इंडिविजुअल के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बुक्स ओरिजिनल पोएम अपेयरिंग इन फर्स्ट 1855 एडिशन। जो ये ओरिजिनल बुक पोएम की एक ओरिजिनल बुक जब हमारे पास पहला एडिशन आया था तो उसमें ये थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और उनकी जो इट डिड नॉट टेक इट्स फाइनल फॉर्म until the
1881 एडिशन। जो ये थी, ये बदलती रही थी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि इन्होंने अपनी जो पोएम्स हैं उनको बार बार रिन्यू किया और हर बार वो उसको एक नए सिरा से फेम मिला। In Song of Myself, Whitman is creating his own poetic world and he is creating himself as a character within the world. वो अपनी जो पोइटिक वर्ड है वो अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रहे हैं, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोइट्री है उसमें। उसके बाद आता है कैलेमस। कैलेमस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन ऑफ बुक बिकॉज ऑफ इट्स विविड, अथॉरिटिक एंड होमोसेक्सुअल थीम्स। moves from celebration of the self to celebration of what Whitman terms mainly love. ये जो कैलेमस है इसमें किस चीज़ की बात की गई? इसमें होमोसेक्सुअलिटी की बात की गई। इसका जो मेजर थीम है वो होमोसेक्सुअलिटी है और इसी की वजह से इसको जो है वो फेम भी मिला था। ये ना कि सिर्फ जो ब्रदरली लव है, एक जो पर्सन टू पर्सन ब्रदरली लव है, ना कि ये सिर्फ उस फैमिलियल लव के बारे में है, बल्कि ये इंक्लूड करती है सेक्सुअल लव को। In Calamus, Whitman seeks to become joined with another man in as intimate a way as possible. जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो होमोसेक्सुअलिटी है उस पर ही ये बेस कर रही है। The relationships that men feel for each other he believes is incomplete until all facets of friendship are explored. नेक्स्ट हमारे पास जो पोएम आती है वो है क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी। जो वाइटमैन है, वाइटमैन मूव्स फ्रॉम इंटरपर्सनल एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स टू एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ द कलेक्टिव पॉपुलेशन। इसमें भी जो नेचर है, जो पॉपुलेशन है, कलेक्टिव पॉपुलेशन है, उसके बारे में बात की गई है। ही नोज़ दैट फ्यूचर जनरेशन विल फील द सेम फीलिंग्स, आस्क द सेम क्वेश्चन एंड कंटेम्पलेट द सेम थॉट्स दैट ही हैज़ वाइल ऑन दिस फेरी राइड। उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो जानते थे कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो सेम क्वेश्चन पूछेगी जिसका उन्होंने अपनी जो फेरी राइड है उसमें ज़िक्र किया है। Whitman lived through some of the most tumultuous years in the history of the United States. He was a witness of and participant in the United States Civil War, which lasted from 1861 to 1865. इन्होंने ये भी एक पार्टिसिपेंट थे जो सिविल वार थे यूनाइटेड स्टेट में 1861 टू 1865 तक रही थी। उसके बाद आता है कि जो इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसमें किस तरह से जो अब्राहम लिंकन है उनका जिक्र किया। द सिविल वॉर एज एंटीडोट टू द एविल एज द वॉर रॉज ऑन, हाउएवर Whitman's tone becomes less celebratory. Death becomes the reality and Whitman laments at brothers killing brothers. The summation of the death is the killing of Abraham Lincoln, the man the Whitman saw as a model of leadership and greatness. जो अब्राहम लिंकन है उनके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है और उसमें अपनी जो पोइट्री है उसमें कहा है इन हिज मोस्ट फेमस पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन, Whitman compares Lincoln to the fallen captain of a ship that has come through much trial and tribulation. उन्होंने जो अब्राहम लिंकन है उनको कंपेयर किया है जो कैप्टन है शिप का, जो कि फॉलन कैप्टन है उससे उसको कंपेयर किया है। और वो जो है वो एक ही थे जिन्होंने मॉर्न किया उनके गिरने पे, एक जो लीडर है उनके गिरने पे। द क्लोजिंग सेक्शंस ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास सीक द रिजेस द थीम्स एंड मोटिव्स ऑफ द प्रीवियस sections while continuing the journey of discovery and exploration of self. Autumn rivulets and from noon to starry nights can be seen as a halfway mark on Whitman's own artistic and physical journey throughout the life. उन्होंने इसे कंपेयर किया कि जो आटम में लीव्स होते हैं वो इन ऑल थिंग्स ऑफ नेचर ही अंडरस्टैंड दैट इवन डेथ इज़
अ रीजनरेशन ऑफ लाइफ। मीन उन्होंने डेथ को जो है वो कंपेयर किया है, जो ऑटम में लीव्स जो है वो फॉल करते हैं और उसके बाद दोबारा से वो ग्रो करते हैं जब स्प्रिंग आता है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि अगर एक बार जो डेथ है वो आएगी तो उससे दोबारा जो हमें लाइफ मिलेगी, जिसके बाद हमें मौत नहीं होगी, तो वो भी एक लाइफ की रीजनरेशन होगी कि दोबारा से एक लाइफ की पैदावार होगी या दोबारा से हम जिंदा किए जाएंगे। तो वो ऑटम के लीव्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे ऑटम के लीव्स जो लीव्स हैं वो ऑटम में गिरते हों और स्प्रिंग में दोबारा से वो हरे होते हैं। Whitman ends his work with songs of parting. He is not saying a permanent goodbye to the reader, however. उन्होंने जो अपने एंडिंग वर्क है उसको सॉन्ग्स ऑफ पार्टिंग, जो एंडिंग वर्क है उसमें वो एक परमानेंट गुड बाय नहीं कह रहे रीडर को, लेकिन उनका ये एक लास्ट जो है वो पार्ट था, ये सेक्शन था। इवन डेथ इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी, Whitman encourages the reader to see his book not as a book but as chronicle of life. उन्होंने जो है वो अपनी इनक्रेज किया है रीडर्स को जो बुक्स पढ़ने के मुतालिक या रीडिंग के मुतालिक। तो यहाँ तक कि उनके जो सेक्शंस हैं और एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद एसेज ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास भी आते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास एसेज आर एकेडमिक एसेज ऑफ सिटेशन। These papers were written primarily by students and provided critical analysis. Leaves of grass by Walt. अब इन्होंने जो इस पे लिखी गई लीव्स ऑफ ग्रास पे जो एसेज लिखे स्टूडेंट्स ने वो कौन से थे? रिकन्सिलिंग डिस्पेरेट ऑब्जेक्ट्स इन लीव्स ऑफ ग्रास, द थ्रस्ट ऑफ नेचर एंड एग्जामिनेशन ऑफ वॉल्ट व्हाइटमैन्स पोएटिक रियल्म, philosophical parallels in Plato's Meno and the 1855 Leaves of Grass, homoeroticism in Leaves of Grass, Walt Whitman, the center of the American literary canon। ये लीव्स ऑफ ग्रास पे जो एसेज हैं वो जो स्टूडेंट्स ने लिखे थे वो सारे वो एसेज दिखाए गए हैं कि ये एसेज जो हैं वो लीव्स ऑफ ग्रास पे लिखे गए थे।